कपिल, आवाज़ आ रही है? ओके ओके। तो yesterday we have discussed about what are the backgrounds of 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 के अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या थी, अथवा हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने ब्रिटिश एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए 1757 से लेकर 1857 तक सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी पर काम किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर काम किया, सब्सिडायरी सिस्टम पर काम किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सहारा लिया। इन सब नीतियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रखा गया। ब्रिटिश एम्पायर और बिफोर मोनार्की में सबसे बड़ा जो डिफरेंस हमें दिखाई देता है वो यह डिफरेंस था कि ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्व जितने भी विदेशी आक्रांता आए, अथवा हम कह सकते हैं हर्षवर्धन के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण किया गया, 7वीं शताब्दी से लेकर लगभग 17वीं शताब्दी तक जो शासन रहा, बेसिकली वह सल्तनत काल और मोटे रूप से मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है। इन सभी आक्रांताओं ने न केवल भारत पर आक्रमण किया, अपितु भारत पर विजय हासिल करने के पश्चात हिंदुस्तान को अपना देश मान लिया और वो दोबारा कुछ लुटेरों को छोड़कर अपने देश वापस नहीं गए। ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सबसे बड़ी समस्या यही रही कि ब्रिटिशर के द्वारा हमारे ऊपर लगभग एग्जैक्ट 190 ईयर्स एंड अराउंड लगभग 200 सालों तक, 2 शताब्दियों तक शासन किया गया, परंतु ब्रिटिशर ने कभी अपने आप को हिंदुस्तान के बासिंदे के रूप में, हिंदुस्तान के सदस्य के रूप में, नागरिक के रूप में महसूस नहीं किया। यही भारतीय इतिहास की अजीब विडंबना रही है, जिस पर मैंने कई बार आपसे परिचर्चा की कि क्यों नहीं इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा, भले ही इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता हो, भले ही इतिहास उस शासन सत्ता के द्वारा अथवा उस पार्टी के द्वारा लिखा जाता रहा हो जो सत्ता में रहती है, ये अलग मुद्दा हो सकता है कि वह अकबर को महान बनाया जाए अथवा महाराणा प्रताप को महान बनाया जाए। तथ्यों के आईने से इतिहासकारों ने एक सबसे बड़ी जो भूल की है वो यह है कि इन सब इतिहासकारों के द्वारा, भले ही वो हमारे कॉलेज लेवल की टेक्स्ट बुक रही हो अथवा यूनिवर्सिटीज़ की लेवल की ऐसी रेफरेंस बुक रही हो, इन सब बुक्स के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास को हिंदू शासन के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वो नामचीन इतिहासकार भी इसमें शामिल हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास को मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, परंतु जिसे हम मॉडर्न इंडिया या हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में डिफ़ाइन करते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं, कुछ अथवा मैं कहूँ कि नाम मात्र के इतिहासकार को छोड़ दिया जाए तो उन सब ने इसे आधुनिक भारत का इतिहास कहा है। किसी भी इतिहासकार ने इसे ईसाई भारत के नाम से संबोधित नहीं किया है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इस मनोविज्ञान के पीछे जो आपको इस समय संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है वो किसी न किसी स्तर तक कार्य कर रही है। जो मैंने पहले भी आपको अनेक बार अभिव्यक्त किया, आपके साथ परिचर्चा की कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा इस पृथ्वी ग्रह पर 2 देशों का विभाजन, 2 देशों का सर्जन, 2 देशों का निर्माण, बिल्डिंग ऑफ नेशन इस तरह से किया गया कि आने वाला समय, उनका भविष्य भी उनके इतिहास से दूर नहीं जा पाएगा। हालांकि ये बात सत्य, हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि इतिहास की नींव पर ही हम राजनीति का निर्माण करते हैं, परंतु उस इतिहास के उन गुनहगार पहलुओं को, पक्षों को हमेशा के लिए शामिल कर लेना
यह वर्तमान के साथ अन्याय था और ब्रिटिश सरकार ने ऐसा किया। रॉबर्ट वॉलफोर्ड डिक्लेरेशन 1919 के माध्यम से एक हम ऐसा देश बनाएंगे ये घोषणा की गई, जिसको फिलहाल जिसका दुनिया में नामो निशान नहीं है। 15 मई 1948 को इजराइल नाम का देश बनाया गया। पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच संघर्ष 15 मई 1948 से लेकर आज दिनांक तारीख 30 सितंबर 2020 तक निरंतर जारी है। हिंदुस्तान के नक्शे कदम पर 1935 में बर्मा को अलग करने के पश्चात 1947 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से दो अधिराज्यों को स्थापित किया गया, एक पाकिस्तान और एक भारत। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में 1971 के पश्चात बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान, ये दो देश ठीक वैसे इजराइल और पैलेस्टाइन की तरह डिज़ाइन किए गए, जिनका विवाद पिछले 70 सालों में ख़त्म नहीं हुआ है और ना ही निकट भविष्य में समाप्त होने वाला दिखाई देता है। यह राजनीति का एचएम में, अथवा हम कह सकते हैं अनसुलझा प्रश्न बना ही रहेगा और शासकों के लिए अच्छा मुद्दा बना रहेगा। जम्मू कश्मीर, जिसका भले ही आर्टिकल 370 को रिमूव करके विलय कर दिया गया हो, परंतु शेष भारत के साथ अथवा सब भारतीयों को यह महसूस कराना कि वो सब भारतीय नागरिक हैं और राज्य उन सब लोगों के साथ सम्मान और आदरपूर्ण व्यवहार करता है, ये बड़ी ही चुनौती है। चाहे वह भाषा का प्रश्न हो, चाहे वह जाति का प्रश्न हो, चाहे वह रिलीजन का प्रश्न हो, चाहे वह क्षेत्रवाद का प्रश्न हो, भूमिपुत्र की अवधारणा हो, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत अथवा अन्य कोई क्षेत्रीय मुद्दा। भले ही वो द्रविड़स्तान की मांग 1947 रही हो, भले ही वह खालिस्तान की मांग 1980 के दशक की रही हो, भले ही वह राज्यों की छोटी छोटी मांगे जो अलगाववाद की स्थिति को उत्पन्न करती हैं। स्पेशली वी कैन से अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तरी पूर्वी भारत, चिकन नेक के माध्यम से जो 21 किलोमीटर्स का एरिया है, उस पूरे भारत को हमारे साथ जोड़ना एक बड़ी ही चुनौती है और बड़ा ही संकट है। खैर, जिस बैकग्राउंड के बारे में हमने परिचर्चा की, उसी बैकग्राउंड के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य ने एक नवीन रचना को अंजाम दिया, जो मैंने जिक्र किया जब आपको फर्स्ट एरा ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट बताया गया कि किस तरह सेकेंड एरा या एक्सट्रीम एरा शुरू होने के ठीक पहले 1905 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना और 1907 कांग्रेस का नरम और गर्म दलों में विभाजन। इन तीन परिघटनाओं के साथ ही एक नया अधिनियम शुरू होता है, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के नाम से जाना जाता है। सर जॉन मॉर्ले उस समय भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अर्थात भारत के राज्य सचिव थे 1905 से 1910 तक। इन्हीं के समानांतर लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय थे 1905 से 1910। एक रणनीति के तहत अथवा हम कह सकते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदों ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लड़ाई हिंदू और मुसलमान की 1857 से पहले नहीं थी, उस लड़ाई को इस कदर विकृत कर दिया कि न केवल बंगाल विभाजन का प्रश्न उत्पन्न हुआ, अपितु मुसलमानों के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट्स डिज़ाइन कर दिए गए, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए, इसलिए ताकि उस क्षेत्र विशेष से केवल मुसलमानों का निर्वाचन हो, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का निर्वाचन हो। यद्यपि वोट उस क्षेत्र के सभी देंगे, परंतु कुछ स्पेशल क्षेत्र जैसे आजकल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं। इसी तरह से निर्वाचन क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया गया केवल और केवल इस्लाम धर्म के लोगों के लिए। यद्यपि 1919 और 1935 के अधिनियम में सिखों के लिए भी ऐसे सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, ईसाइयों के लिए भी बनाए गए,
यूरोपियन के लिए भी बनाए गए, एंग्लो इंडियन के लिए भी बनाए गए, अर्थात सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और आगे विस्तृत कर दिया गया। अब हम परिचर्चा करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ 1909। आखिर 1909 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये जो बड़ा प्रश्न आपका बनेगा, डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें यही पूछा जाएगा, डिस्कस अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 1909 के भारत परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए अथवा उनका विवरण दीजिए, वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपको इंट्रोडक्शन में इस पृष्ठभूमि का जिक्र करना होगा, जो मैंने आपको कल फॉर्मल लेक्चर्स में बताया उसको ब्रीफ में बताना है। उद्देश्य क्या था ये भी बताना है, और इस अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 की 2 अनुसूचियाँ थी ये भी बताना है, और 8 आर्टिकल थे ये भी लिखना है, तथा 1861 से 1908 तक जो अधिनियम रहे हैं उन अधिनियमों का एक्सपेंशन ये था, विस्तारित स्वरूप था। इसलिए इस अधिनियम की पहली विशेषता आप लिखोगे, और वह विशेषता ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे अच्छी थी और हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत बुरी थी। पहली विशेषता थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया। कुछ सीमित संख्या में पूर्वी बंगाल के क्षेत्रों में मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोगों के लिए कम्युनल अवार्ड बनाए गए, कम्युनल इलेक्टोरेट्स बनाए गए, जहां से केवल मुस्लिम प्रतिनिधियों का ही निर्वाचन था, अर्थात केवल मुस्लिम प्रतिनिधि ही खड़े होंगे, तो स्वाभाविक रूप से वोट हिंदू भी देंगे, सिख भी देंगे, ईसाई भी देंगे, उस रीजन में रहने वाले सभी लोग वोट कास्ट करेंगे, परंतु इलेक्शन किसका होगा? केवल मुसलमान का होगा। जैसे आज के समय हम परिचर्चा करेंगे, कोई एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की सीट है, वोट गुजर भी देंगे, वोट यादव भी देंगे, जाट भी देंगे, भील भी देंगे, मीणा भी देंगे, सभी वोट कास्ट करेंगे, लेकिन एसटी कैटेगरी से ही वह कैंडिडेट विनर होगा, खड़ा होगा, उसी को वोट कास्ट किया जाएगा। ठीक ऐसा ही कम्युनल इलेक्टोरेट्स डिज़ाइन किया गया। ये सबसे पहली विशेषता थी कि जिस बात को वो अनौपचारिक रूप से, या हम कह सकते हैं जिस बंगाल को वो फॉर्मली डिवाइड नहीं कर पाए कि हिंदुओं के लिए अलग क्षेत्रों का, स्पेशल रूप से हम बता सकते हैं कि उस समय के अखंड बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था वो मुस्लिम क्षेत्र के रूप में, और जो पश्चिमी हिस्सा था वो हिंदू क्षेत्र के रूप में लॉर्ड मिंटो डिवाइड करना चाहता था। हालांकि उसने रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव दिया, परंतु उसका वास्तविक रीजन यही था कि हिंदू और मुसलमान की जो संगठित ताकत है उसको तोड़ दिया जाए, राष्ट्रवाद की जो संगठित भावना है उसको विखंडित कर दिया जाए, और जो हमारे खिलाफ या साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं उन लड़ने वालों की ताकत को डिवाइड कर दिया जाए। इस काम में वो बखूबी सफल हुए। किसके माध्यम से? 1909 के अधिनियम की इस पहली विशेषता के माध्यम से। ये सबसे बुरी विशेषता और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे अच्छी विशेषता थी। दूसरी, इसी के पैरेलल जो विशेषता थी वह विशेषता थी सीमित और भेदभाव पर आधारित मतदान प्रणाली, लिमिटेड और डिस्क्रिमिनेशन पर वेटेज सिस्टम, इसको आप कह सकते हो वेटेज वोटिंग सिस्टम, भारित मतदान प्रणाली। मतदान कौन नहीं देंगे? पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि महिलाओं को मताधिकार का स्थान नहीं दिया गया। दूसरी बात, सब लोगों को मताधिकार, वोटिंग का, वोट कास्ट का अधिकार नहीं था, केवल वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया। हिंदू जमींदारों को वोट देने का अधिकार था, मुस्लिम जमींदारों को वोट देने का अधिकार था, व्यापारियों को वोट देने का अधिकार था। ऐसे वर्ग बनाए गए जो वर्ग ब्रिटिश सरकार को रेवेन्यू देती थी। इसका मतलब संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वर्गों का निर्माण किया गया। केवल उसी वर्ग के व्यक्ति वोट कास्ट कर सकते थे, बाकी वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। अतः इस समय की मतदान प्रणाली आंशिक रूप से सार्वभौमिक फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज, जबकि
पूर्ण रूप से लिमिटेड और डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित थी। वेटेज वोटिंग सिस्टम को अपनाया गया जो कि बहुत बुरी प्रणाली थी। इसको आगे के अधिनियम में बढ़ाया गया। ये दूसरी मुख्य विशेषता थी। थर्ड मेजर फीचर्स, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उस समय केवल एक सदन ही हुआ करती थी। ये आप ध्यान रखो, केवल एक सदन हुआ करता था गवर्नर जनरल की इस केंद्रीय विधान परिषद का। इसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था। इस केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी गई, बढ़ोतरी कर दी गई, इंक्रीज कर दिया गया। जो सदस्य संख्या 16 तक सीमित थी उसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया, 60 तक कर दिया गया। अर्थात केंद्रीय विधान परिषद की आकार में वृद्धि की गई। ये तीसरी मुख्य विशेषता थी। इस केंद्रीय विधान परिषद में 4 तरह के सदस्य होते थे। नंबर 1, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते थे, पदेन सदस्य। ऐसे सदस्य जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल एंड वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य होते थे, वो केंद्रीय विधान परिषद के पदेन सदस्य होते थे। जैसे किसी ग्राम पंचायत में, हम कहें कि ग्राम सभा में, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी पंजीकृत मतदाता एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ग्राम सभा के पदेन सदस्य होते हैं। दूसरे सदस्य गवर्नमेंट या ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। ऐसे ऑफिशियल सर्वेंट्स होते थे जिनको गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। तीसरे सदस्य ऐसे पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव होते थे जिनको गवर्नर जनरल अनऑफिशियल रूप से अपॉइंट करता था, गैर सरकारी नामजद सदस्य। और चौथे सदस्य सीमित और भेदभाव पर आधारित निर्वाचित होते थे, इलेक्टेड मेंबर्स होते। 4 तरह के सदस्य होते थे। चौथी विशेषता है कि प्रांतीय विधान, केंद्रीय विधान परिषद के आकार में तो वृद्धि की गई, इसी के साथ साथ प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में भी विस्तार किया गया अथवा वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या समानांतर रूप से लगभग 5 विधान परिषद जो द्विसदनात्मक भी थी उनकी सदस्य संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया गया। इसके अलावा 2 विधान परिषदों की सदस्य संख्या 30 तक की गई और 30 का अन्य प्रावधान रख दिया गया। लगभग 300 से ऊपर सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया, परंतु वास्तविक रूप से 1910 तक इन 6 प्रांतीय विधान परिषदों और 2 क्षेत्रों की कुल जो सदस्य संख्या थी प्रांतीय विधान परिषदों में, वो कुल मिलाकर लगभग 135 सदस्य उस समय भारतीय प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित थे। इसका मतलब चौथी विशेषता है कि प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। इसके साथ साथ पांचवी विशेषता है कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की गई। अर्थात बजट पर बहस करना, जो मूल प्रश्न होता है उसके साथ साथ उससे जुड़ा हुआ अनुपूरक प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, इन सब का अधिकार भी दिया गया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो विशेषता है कि भारतीयों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जैसे कि सबसे पहली बार गवर्नर जनरल ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये आप ध्यान रखना 2 तरह की काउंसिल है, एक तो जो परिषद है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कहते हैं गवर्नर जनरल की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद जिसमें आईसीएस के सदस्य होते हैं, अनुभवी ब्रिटिशर होते हैं। उनमें एक सदस्य को यहाँ गवर्नर जनरल ने अपॉइंट किया, एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। अर्थात भारतीयों को गवर्नर जनरल ने अपनी कार्यकारी परिषद में भी स्थान दे दिया। ये 7 महत्वपूर्ण विशेषताएं 1909 के अधिनियम की थी जिनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। ये की फीचर्स हैं जो 1909 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपनाई गई। हालांकि इसके पॉजिटिव पक्ष में कि डिसेंट्रलाइजेशन को भी स्थान दिया गया है,
भारतीयों को भले ही नाम मात्र का परंतु स्थान दिया गया है। गवर्नर जनरल की केंद्रीय विधान परिषद और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद और गवर्नर की विधान परिषदों में अथवा प्रांतीय विधान परिषदों में न केवल सदस्य संख्या को बढ़ाया गया अपितु अधिकारों में भी आंशिक रूप से वृद्धि की गई। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इसके नकारात्मक पक्ष भी शामिल कर दिए, जिनमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सीमित और भेदभाव पर आधारित निर्वाचन प्रणाली अथवा वेटेज वोटिंग सिस्टम को शामिल करना, जो ब्रिटिश साम्राज्य को बचाए रखने की मुख्य विशेषताएं थी। आदि विशेषताएं ऐसी थी जो भारतीयों के पक्ष में थी और आदि विशेषताएं ऐसी थी जो ब्रिटिश साम्राज्य को प्रोटेक्ट करती थी। अर्थात अंग्रेजों की ये कहावत, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से ले लेना, अर्थात देना कुछ नहीं है। परंतु इसकी सबसे जो सकारात्मक बात वो यह थी कि हम रूल करना सीख रहे थे, प्रशासन में भागीदार बनने लगे थे। और यही कारण रहा कि हम इस अनुभव को आज़ादी के बाद जब हम संविधान बना रहे थे, हमारे संविधान निर्माता इसको अस्वीकार नहीं कर पाए और उन्होंने इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य की उन तमाम उपबंधों को, व्यवस्थाओं को, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को एज इट इज़ फॉलो कर लिया। हालांकि वो हमारे स्वतंत्र देश के लिए लाभदायक भी रहा और बहुत अधिक नुकसानदायक भी रहा है। इस पर भी हम परिचर्चा करेंगे जब 1947 का अधिनियम पढ़ाएंगे उसके बाद, कि किस तरह ब्रिटिश साम्राज्य की अवशेष जो बचे हुए हैं और उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से रोकने में बैरियर के रूप में कार्य किया है। आज का व्याख्यान इसी के साथ समाप्त होता है। यदि इस व्याख्यान में यदि आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई शंका है, कुछ पूछना है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वेलकम ऑफ ऑल यू। अरबाज, ओके, रवि।